हेलो गाइज, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइज ईपीएफओ में साइंस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। गाइज फर्स्ट क्वेश्चन है यूरिया इज अ, तो चार ऑप्शन है हमारे पास। फर्स्ट है सोडियम फर्टिलाइजर, बी है फोस्फेटिक फर्टिलाइजर, सी है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर एंड डी है पोटेशियम फर्टिलाइजर। गाइज 5 सेकेंड का टाइमर ऑन कीजिए और यहाँ पर आंसर कीजिए कि इनमें से कौन सा सही है। अगर सही होता है तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, अगर नहीं भी होता तो आप लोग यहाँ पर कुछ अच्छे से जान पाएंगे। और अगर हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आता और मैं उसका आंसर दूंगा, मान के चलिए अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो मैं इसका आंसर दूंगा और साथ साथ स्टैटिक इन्फो आपको बताऊंगा, तो आपको लंबे समय के लिए याद रहेगा। ठीक है गाइस। और लास्ट में बताइए कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए मैं इसका सही आंसर बताता हूँ आपको। यूरिया इज अ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। अब यूरिया बेसिकली यूज़ किया जाता है पूरे वर्ल्ड में, अप्रोक्स 90% वर्ल्ड में यूरिया को यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न होता है। देखिए यूरिया में 44% नाइट्रोजन कंटेंट होता है और सबसे ज़्यादा इसी में ही होता है। डेट्स वाई हम यूरिया को यूज़। एंड साथ साथ देखिए केमिस्ट्री में जो भी कुछ हम देख रहे हैं एलिमेंट या कुछ भी कंपाउंड देखते हैं तो ये रिएक्शन से बनते हैं। तो यूरिया हमारा किससे बनता है? बेसिकली यूरिया की जो रिएक्शन है तो वो भी हमें पता होना चाहिए। एमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इनको अगर हम हीट करें, और हीट कितने टेम्परेचर पे करेंगे? 120 डिग्री टू 150 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर होना चाहिए। और एटॉमिक प्रेशर भी हम लोगों को डेफिनेटली यहाँ पर पता होना चाहिए, 200 के आसपास एटॉमिक प्रेशर होना चाहिए। देखिए मैं आपको डिटेल में क्यों इसका एनालिसिस देता हूँ। क्वेश्चंस का कुछ नहीं पता कि एग्जामिनर आपको किस तरह से क्वेश्चंस पूछ ले, है ना। अब ये यूरिया इज अ बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। अब एग्जामिनर आपको यहाँ पर कुछ डिफरेंट वे में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि जो यूरिया है इसमें कितना कंटेंट होता है नाइट्रोजन का, 44%। ऐसे ही रिएक्शन में मेनली क्या क्या यूज़ किया जाता है? अमोनियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। या फिर एक न्यूमेरिकली फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दे दे कि एमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड को हम अगर इतना टेम्परेचर देंगे और इतने एटमॉस्फेयर प्रेशर में कंसीडर करेंगे तो क्या बेसिकली यहाँ पर हमारा रिजल्ट निकलेगा। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और मेनली इसकी जो रिएक्शन है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। वैसे इतना डिटेल में नहीं आएगा, ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट फॉर नॉलेज हमें पता होना चाहिए। हमारा रिजल्ट क्या होता है जब हम रिएक्ट करते हैं? NH2CO, N+2 और मेजरली फर्टिलाइज़र में यूज़ किया जाता है इसको। वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये, है ना। तो यहाँ पर आपने याद रखना है यूरिया क्या है? एक तरह का नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर में का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री से। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज सब्सटेंस इन फ्लोरोसेंट ट्यूब? फ्लोरोसेंट ट्यूब हम नॉर्मली अपने घर में भी लगाते थे, यूज़ करते थे, है ना। तो इसमें क्या क्या होता है कॉमनली? इसमें मतलब हम कौन से सब्सटेंस को यूज़ करते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब में? ए ऑप्शन है हमारा सोडियम ऑक्साइड आर्गन, बी है सोडियम वेपर एंड नियोन, मर्करी वेपर एंड आर्गन, मर्करी ऑक्साइड एंड नियोन। देखिए 5 सेकेंड का टाइमर है आपके पास, सोचिए। चलिए होपफुली आपने पोज करके सही आंसर दिया होगा। तो इसका सही आंसर है मर्करी वेपर एंड आर्गन। अब देखिए वैसे अगर फ्लोरोसेंट ट्यूब की हम बात करें, फ्लोरोसेंट ट्यूब में मिक्स किया जाता है आर्गन, जिनोन। इनके अलावा बता रहा हूँ आपको मैं, मर्करी वेपर, आर्गन, जिनोन एंड साथ साथ यहाँ पर हम नियोन को भी कुछ ऐड करते हैं एंड एक क्रिप्टॉन होता है। इन सबको ऐड करके बेसिकली हम एक फ्लोरोसेंट ट्यूब को कंसीडर करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब फ्लोरोसेंट ट्यूब में कितना प्रेशर इंसर्ट करते हैं? तो प्रेशर कितना होता है एक लैंप में? 0.3% एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जैसे आपके घर ये जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होगी और वो ख़राब हो गई होगी तो डेफिनेटली आप उसको बाहर फेंकने गए होंगे। और कई बार आपको लगता होगा कि इसको हम तोड़ के देखते हैं इसमें से क्या निकलता है ना। जब हम इसको तोड़ते हैं तो बहुत ही तेज़ी से धुआं निकलता है, एकदम बहुत भयंकर वाली आवाज़ आती है।
तो ये क्यों आती है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंसर्ट होता है, और गैसेस होती हैं ऑब्वियसली, अगर वो उसको हमने एक ट्यूब में फिक्स कर रखा है, फिल्ड कर रखा है, अगर वो बाहर निकलेंगी तो उसमें से कहीं ना कहीं धुआं निकलेगा, है ना। तो मरकरी वेपर एंड आर्गन। और भी बहुत कुछ क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, जैसे मरकरी एटम जो होता है, इसमें वो क्यों हम इसमें इंसर्ट करते हैं। तो मरकरी एटम प्रोड्यूस करता है शॉर्ट वेव अल्ट्रा वायलेट लाइट को, और डेट्स वाई जो फ्लोरोसेंट होता है वो प्रोड्यूस कर पाता है विजिबल लाइट, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर जो मरकरी है उसमें शॉर्ट वेव अल्ट्रावायलेट लाइट को इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उसमें सॉरी प्रोड्यूस करता है मरकरी का जो एटम होता है, और डेट्स वाई जो फ्लोरोसेंस है वो प्रोड्यूस कर पाता है विजिबल लाइट को, ठीक है। और फ्लोरोसेंट क्या है, फ्लोरोसेंट का मेनली फंक्शन क्या होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। फ्लोरोसेंट मेनली कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल पावर को लाइट में। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिकल पावर को ये कन्वर्ट करता है लाइट में, जो यूजफुल लाइट होती है उसमें कन्वर्ट कर देता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही कॉमन सा है और काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉन रेडियो एक्टिव। अब देखिए, मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से कवर करवाई है। अगर आपने मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स देखे हैं तो वहाँ पर भी मैंने यूरेनियम और प्लूटोनियम के बारे में बताया था। आप कहेंगे सर हिस्ट्री में यूरेनियम कहाँ से आ गया, प्लूटोनियम कहाँ से आ गया। देखिए, वर्ल्ड वार सेकेंड में मैंने आपको बताया था कि जो यूएसए है उसने 2 एटम बम गिराए थे जापान में, ठीक है जी। अब जापान में जो एटम बम गिराए थे उसमें क्या यूज़ हुआ था, एक में यूरेनियम यूज़ हुआ था और एक में प्लूटोनियम यूज़ हुआ था। अब जो यूरेनियम है वो किस में यूज़ हुआ था, लिटिल बॉय में। तो ये तो रेडियो एक्टिव है जिसको हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, तो ये क्वेश्चन के हिसाब से यूरेनियम तो आंसर नहीं होगा। मैं बता देता हूँ आपको, लिटिल बॉय जो था ये एक एटम बम है जिसको यूएसए ने जापान के ऊपर गिराया था, जापान की एक सिटी के ऊपर गिराया था जिसका नाम है हिरोशिमा। इंडस्ट्रियलाइज एरिया था हिरोशिमा, और ये गिराया कब था, 6 अगस्त 1945। उसके बाद जो प्लूटोनियम है ये भी यूज़ किया जाता है एटम बम वगैरह बनाने में, और ये भी नॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं है, ठीक है। तो इसका ये भी वर्ल्ड वार 2 में यूज़ हुआ था, यहाँ वर्ल्ड वार 2 कंसिडर करना। और प्लूटोनियम किस में यूज़ किया गया था, फैटमैन में। और ये कब गिराया गया था, नागासाकी में 3 दिन के बाद, बोले तो 9 अगस्त 1945। अच्छा चलिए, पहला क्वेश्चन आज का मेरा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो यूरेनियम है इसको डिस्कवर्ड किसने किया था, या जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एलिमेंट्स हैं इनको डिस्कवर्ड किसने करा था। आप यूरेनियम बता दीजिए, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यूरेनियम 1789 के आसपास डिस्कवर्ड हुआ था, तो आपने नेम बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है गैस। तो यूरेनियम एंड प्लूटोनियम तो नहीं होगा। अब थोरियम देख लेते हैं। देखिए, थोरियम वैसे तो वीकली रेडियो एक्टिव मेटेलिक एलिमेंट है, लेकिन ये कहीं ना कहीं यूज़ होता है, जैसे जैसे एयरक्राफ्ट इंजन है, लाइट बल्ब्स है, इसमें यूज़ होता है। जो नॉन रेडियो एक्टिव है वो है आपका जिरकोनियम। ये क्वेश्चन याद रखना, थोरियम किस में यूज़ होता है, एयरक्राफ्ट इंजन में। इसकी एप्लीकेशन से क्वेश्चन आता है। एंड लाइट बल्ब। और थोरियम का एटॉमिक नंबर आई थिंक 90 होता है, 90, हाँ 90 होता है एटॉमिक नंबर, और यूजली यूज़ किया जाता है एयरक्राफ्ट इंजन एंड लाइट बल्ब में। TH इसका सिंबल है। चलिए हम वापस आते हैं अपने मेन आंसर पे। तो नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है हमारा, जिरकोनियम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक इन्फो देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 40, एंड मास नंबर कितना होता है, 91.224। ये इसका मास नंबर होता है और ये इसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है गैस। और सिंबल होता है इसका ZR। और ये बहुत लिस्टेरियस एलिमेंट है, और इसको आप देखना, गूगल करना, ये ग्रे और वाइट में एक जैसे सॉलिड फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, और चमकीला सा होता है, लिस्टेरियस होता है ग्रे और वाइट फॉर्म में, ठीक है। चलिए आप मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आज का सेकंड क्वेश्चन, इसको हम मेनली कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। एक मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था यूरेनियम को किसने डिस्कवर किया था, एक सेकंड क्वेश्चन है आज का,
जिरकॉनियम को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, और ये एक तरह का क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज फ्रूटी स्मेल। गाइस बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने सेकंड जो मेरा मतलब सेकंड मॉड्यूल था साइंस का और फर्स्ट केमिस्ट्री का मेरा लेक्चर था, उसमें आपने बोला था बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। हालांकि वो टिपिकल नहीं थे, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आज मैं जस्ट एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं वही क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, और ये क्वेश्चन भी आपको कहीं ना कहीं मॉडरेट लेवल के लगेंगे, ईजी तो नहीं है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज फ्रूटी स्मेल। तो आप बताइए चारों में से फ्रूटी स्मेल किसकी होती है? अल्कोहल की? नहीं, अल्कोहल की तो नहीं होती। ठीक है, एल्डिहाइड की? नहीं, इसकी भी नहीं होती। एस्टर या इथर? देखिए इसका सही आंसर है आपका एस्टर। और एस्टर आर कॉमनली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मतलब यूज़ होता है ये, और बायोलॉजिकल मटेरियल्स में। अब देखिए जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो फ्रेगनेंस से रिलेटेड प्रोडक्शन करती है, वहाँ पर एस्टर का यूज़ किया जाता है। ठीक है गैस। अच्छा, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, ईथर का यूज़ क्यों नहीं करते हम? तो चलिए ये क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, ईथर का यूज़ क्यों नहीं करते हम। अच्छा, एक बॉलीवुड मूवीज़ में या फिर आपने वेब सीरीज़ में देखा होगा, जब हम किसी को बेहोश करते हैं ना, हम तो नहीं करते, मतलब जो विलेन होते हैं वो बेहोश वगैरह करते हैं हीरो को, या जिसे फरोती वगैरह लेनी होती है। ठीक है, तो वो कौन से सब्सटेंस का यूज़ करते हैं? एक तो मेरा क्वेश्चन ये, थर्ड क्वेश्चन ये हो गया कि एक तो जिसको हम मान लो कि बेहोश करना है, तो हम उसको क्या किस कौन सी फ्रेगनेंस देकर उसको बेहोश करते हैं, इसका आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, एक ईथर का यूज़ क्यों नहीं करते? तो सिमिलर सा ही आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सर्च करेंगे, नहीं नहीं अगर आपको मिलेगा तो डेफिनेटली मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दूंगा। ठीक है, नहीं जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी स्टार्ट करने से पहले जितने भी आपके डाउट्स होंगे उनका आंसर मैं आपको दूंगा। ठीक है गैस। चलिए, अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following gas leaked in the Bhopal gas tragedy in December 1984? ये करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहता है। मतलब करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे, लाइक जैसे दिसंबर का जब भी महीना आता है तो इस ट्रेजेडी को हम याद करते हैं, क्योंकि बहुत भयंकर तबाही मचाई थी जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, है ना। अब आपको बताना है कौन सी गैस लीक हुई थी जिसमें अप्रोक्स लैक्स के 5 लाख के आसपास लोग इंजर्ड हुए थे। फाइनली जब ये ठीक होकर आंकड़ा आता है, या फिर आप ऐसे कहो कि 2006 में जब रिलीज करा मध्य प्रदेश ने आंकड़ा कि कितने लोग इंजर्ड हुए थे, 55 से लेकर 60,000 करोड़, सॉरी 60,000 लोग इंजर्ड हुए थे, करोड़ नहीं, लोग इंजर्ड हुए थे। और डेथ हुई थी जब ये गैस लीक होती है सेकेंड एंड थर्ड दिसंबर को। तो ये आंकड़ा था 4,000 के आसपास जो डेथ टोल थी। बाद में 2 वीक के नियर अबाउट ये डेथ टोल डबल हो जाती है, 8,000 के आसपास डेथ टोल हो जाती है। अब इतनी ज़्यादा डेथ हो गई, ठीक है, डेथ टोल मैंने आपको बता दिया 8,000 के आसपास है, ठीक है आंकड़ा। और पार्शली इंजर्ड भी बहुत लोग होते हैं, अप्रोक्स 40,000 के आसपास। तो बहुत भयंकर तबाही मचाई थी जब ये भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी। तो इसमें कौन सी गैस लीक हुई थी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आंसर है इसका, होपफुली इसमें आपने अपना आंसर दे दिया होगा, मिथाइल आइसोसेनाइड साइनेट, ये आपका आंसर है। ठीक है जी, ये गैस लीक हुई थी जिससे इतनी भयंकर तबाही मची। मैंने अभी आपको बताया डेथ टोल कितना रहा। 2-3 दिसंबर को ये घटना होती है और डेथ टोल होता है 4,000 के आसपास, और 2 वीक में ये आंकड़ा डबल हो जाता है। ठीक है गैस, तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं जो ट्रेजिडी से रिलेटेड होते हैं। अगर 2020 में आप थोड़ा सा करंट अफेयर या फिर न्यूज़ पेपर पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि इंडिया में 2-3 प्लांट्स में गैस लीक हुई थी। हालांकि इतनी भयंकर तबाही तो नहीं हुई, लेकिन जो आसपास का एरिया होता है वो भी इफेक्टेड हो जाता है। ठीक है गैस, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बॉक्साइट से हम कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं? अब ये एक तरह का ओर है, ठीक है जी, जो हमें नेचुरल वे में मिलता है। उससे हम कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं? एल्यूमिनियम। अब देखिए बॉक्साइट में जब हम बॉक्साइट से जब एल्यूमिनियम निकालते हैं तो मेनली यहाँ पर होता क्या है कि किस तरह से हम इसको एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, बेयर प्रोसेस। अब ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा आपसे,
कि बेयर प्रोसेस किस तरह से होता है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे कि एल्यूमिनियम जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बॉक्साइट ओर से, ये कौन से प्रोसेस के थ्रू करते हैं, तो याद रहेगा आपको बेयर प्रोसेस। ठीक है जी, इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, बेयर प्रोसेस में क्या होता था कि हम बॉक्साइट ओर को प्लस यहाँ पर एक सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेते थे और इनको हीट करते थे प्रेशर वेसल में। ठीक है जी, इनको हमने हीट करा और टेम्परेचर होता था अराउंड 150 डिग्री टू 200 डिग्री सेल्सियस, तब जाकर हमें मिलता था एल्यूमिनियम। ठीक है जी, पहले एल्यूमिनियम का प्रोसेस आता था फर्स्ट में, फिर एल्यूमिनियम को निकाला जाता था थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, ये एक तरह का एक्सट्रैक्ट किया जाता है बुक्साइड से एल्यूमिनियम को। ये प्रोसेस का नाम याद रखना, बेयर प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी और फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन इज कैरिड आउट यूजिंग। अब गैल्वेनाइजेशन क्यों किया जाता है? रस्टिंग से बचाने के लिए। तो हम रस्टिंग से बचाने के लिए कौन से एलिमेंट का यूज़ करते हैं यहाँ पर? जिंक का। तो जिंक की रस्टिंग करी जाती है। ठीक है, और जिंक को अप्लाई करा जाता है स्टील और आयरन पे। ठीक है, ये कोटिंग करी जाती है स्टील और आयरन पे जिंक की, इससे हम रस्टिंग से बच जाते हैं, मतलब जो हमारा ये स्टील और आयरन है वो बच जाता है रस्टिंग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पॉलीमर यूज्ड इन मेकिंग प्लास्टिक क्रोकरीज। क्रोकरी हम लोग नॉर्मली अपने घर में भी यूज़ करते हैं, है ना। अब देखिए, जो पॉलीमर यूज़ किया जाता है, जैसे हमारे घर की जो क्रोकरी है वो बनती है, उसको क्या कहते हैं? डेक्रोन, नीलॉन, बैकलाइट या फिर मेलमाइन। देन आंसर इज मेलमाइन। इसका कंप्लीट नेम भी पूछ लिया जाता है, तो मैं लिख देता हूँ मेलामाइन फॉर्मल डिहाइड रेसिन, फॉर्मलिडिहाइड रेसिन, मेलामाइन फॉर्मलिडिहाइड रेसिन। ठीक है जी। अच्छा, ये मेरा क्वेश्चन है आज का फोर्थ। क्या हम इसको रिसाइकिल कर पाते हैं? जितना भी मेलामाइन का से प्रोडक्शन होती है हमारी क्रोकरी की, क्या हम इसको रिसाइकिल कर पाते हैं? मान लो जैसे हमारे घर में जो क्रोकरी है वो अब ख़राब हो गई, हमने उसको बाहर फेंक दिया। ठीक है, हम उसको बाहर फेंकते हैं, क्या वो रिसाइकल यू होकर उसको हम दोबारा यूज़ में ला सकते हैं? तो ये इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, ये आजकल करंट अफेयर में भी चलता है। अगर आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो तो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको वहीं पर ही पता लग जाती है, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो चाहे हिस्ट्री से रिलेटेड हो। अभी रिसेंटली दांडी मार्च जो था, गुजरात में हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जी, वो भी गए हुए थे 12 मार्च को, है ना। आपने करंट अफेयर में देखा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे को ना हिस्ट्री में भी देखने को मिलते हैं, करंट अफेयर में भी देखने को मिलते हैं। तो एग्जामिनर यहाँ पर मिक्सअप करके क्वेश्चंस को पूछते हैं। ठीक है, अब दांडी मार्च उनको पता है कि आपको पता होगा गांधी जी ने एक तरह का सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट करा था, लेकिन वो आपको घुमा कर क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए 12 मार्च को 2021 में जब हमारे देश को 75 ईयर्स हो जाएंगे, 15 अगस्त को आज़ाद हुए, तो इसको सेलिब्रेट करा गया गुजरात में और इसका इनोग्रेशन किसने किया? ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में मोस्ट कॉमन एलिमेंट कौन सा है? मोस्ट कॉमन एलिमेंट हाइड्रोजन। ठीक है जी, तो हाइड्रोजन मोस्ट कॉमन एलिमेंट है। और सेकेंड एलिमेंट भी पूछा जाता है हीलियम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। एंड नेक्स्ट और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। अब ये तो आपने सोलर सिस्टम में ही पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में, है ना। और जब हमारे पास साइंस आती है, जब हम बिल्कुल छोटे से बच्चे होते हैं और साइंस आती है, तभी हमें ये क्वेश्चन आ जाता है ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है ना। तो हाइड्रोजन क्या ग्रीन हाउस गैस है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन? देखिए चारों ऑप्शन में से आपको डेफिनेटली यहाँ पर पता लग गया होगा कौन सा इसका सही आंसर है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है जी, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्साइड है, मीथेन है, वाटर वेपर है। तो ये क्या है? सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। और आपका ओजोन, ओजोन लेयर, ठीक है, ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं आपकी।
अच्छा, अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे, लास्ट क्वेश्चन आज का, आई थिंक फिफ्थ क्वेश्चन होगा ये। आपने सोलर सिस्टम पढ़ा होगा, सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते रहते हैं। हम मार्स में तो लाइफ अभी देख रहे हैं कि अपना हमारे को मार्स में लाइफ की एग्जिस्टेंस मिल जाए, सर्च चल रही है। अर्थ में हम रहते हैं, इससे पहले जो दो प्लेनेट है मरकरी एंड वीनस, ये इनमें से सिर्फ बताइएगा कि कौन सा ऐसा हमारा प्लेनेट है जिसके एटमॉस्फेयर, हालांकि एटमॉस्फेयर नहीं होता, जिसके जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, अराउंड 95%। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 95% कार्बन डाइऑक्साइड मरकरी में होती है या फिर वीनस में होती है? तो ये आंसर मुझे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट सेशन में हम फिजिक्स के 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अगर आपके जो भी डाउट्स होते हैं रिगार्डिंग कि ये टॉपिक हमें डिस्कस करना चाहिए, एक्सप्लेनेशन मतलब कंप्लीट आपको चाहिए कोई भी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है। अपने सुझाव दीजिए और जो भी आपको डाउट लगते हैं वो पोस्ट कीजिए, वहाँ पर मैं आपको आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच।